नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि का आधार। तो ये विशेष रूप से बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में आता है कोटा विश्वविद्यालय के हिसाब से। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेसिस या आधार किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है। ए बेसिस फॉर a vector space is a subset of vector space VF that is linearly independent and that spans the space। अर्थात ये जो बेसिस होता है इसकी दो कंडीशन होती हैं। तो पहला तो ये रैखिक रूप से स्वतंत्र रहे और दूसरी इसकी कंडीशन है कि ये V को जनित करता हो, अर्थात V को जनरेट करता हो। तो इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण इस तरह से। तो उदाहरण इस तरह से हैं। पहला जो हम उदाहरण ले रहे हैं वो है ए नेचुरल बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल P3। हियर द पॉलिनोमियल ऑफ ऑल ऑफ ऑर्डर 3 and less। सो द बेसिस फॉर दिस इज 1, x, x square, x cube एंड द बेसिस फॉर अदर टू। इस समुच्चय के लिए इस जो वेक्टर स्पेस है Vp3, इसके लिए एक के अलावा दूसरे बेसिस भी एग्जिस्ट हैं, जैसे x3, 3x स्क्वायर, 6x 6 एंड सो ऑन। सो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा जो एग्जाम्पल है अगला वो है ट्रिवियल स्पेस जिसमें केवल 0 वेक्टर रहता है। तो इसका जो बेसिस होता है एम्प्टी सेट रहता है। तो जो ट्रिवियल स्पेस होता है जिसमें केवल 0 वेक्टर ही रहता है, तो उसका जो बेसिस होता है वो रहता है एम्प्टी स्पेस सेट, रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट जो यूक्लिडियन स्पेस होता है Rn, तो इसका जो बेसिस होता है नेचुरल बेसिस वो इस तरह का रहता है E1, E2, En एंड सो ऑन En, वेयर Ei जो होता है वो इज n टपल इन विच वैल्यू of ith position is 1 and the rest are 0। तो यहाँ पर जैसे E1 जो है वो इस तरह का कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं हम, का 1 0 0 एंड सो ऑन। सेकंड E2 इज 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन। En इज 0 0 एंड सो ऑन 1। सो दीज आर द, ये जो एग्जाम्पल थे। अब हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं कि कोई भी जो सेट होता है वो बेसिस कब बन जाता है और कब नहीं बनता है। तो उसके लिए थ्योरम है, तो वो इस तरह से है कि इन एनी वेक्टर स्पेस ए सबसेट इज ए बेसिस इफ एंड ओनली इफ ईच वेक्टर इन द स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट इन वन एंड ओनली वन वे। तो उनके किसी भी सेट को सदिश समष्टि में उप समुच्चय जो है एक आधार होता है, यदि और केवल यदि समष्टि में प्रत्येक सदिश को केवल और केवल एक ही तरीके से उप समुच्चयों के अवयवों के रैखिक संयोजन के रूप में अपन व्यक्त कर सके, तो ऐसा जो समुच्चय होता है वो बेसिस हो जाता है। तो इसका प्रूफ हम इस तरह से देखेंगे, और इसमें हम सपोज कर रहे हैं कि वी कंसिडर लीनियर कॉम्बिनेशन टू बी द सेम इफ दे हैव द सेम समांड्स बट इन ए डिफरेंट ऑर्डर, और इफ दे डिफर ओनली इन एडिशन और डिलीशन ऑफ द टर्म्स फॉर्म ऑफ द फॉर्म 0b। तो ऐसे जो दो कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम समान कंसिडर करके और ये दिखाएंगे कि किस तरह से यदि कोई सेट के वेक्टर को उसका यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो वो बेसिस होता है। तो ये सीक्वेंस इज ए बेसिस इफ एंड ओनली इफ इट्स वेक्टर्स फॉर्म ए सेट दैट स्पैन्स एंड दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ए सबसेट इज स्पैनिंग सेट इफ एंड ओनली इफ ईच वेक्टर इन द स्पेस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सबसेट इन एटलीस्ट वन वे। सो स्पैनिंग सेट है, इसलिए कम से कम एक तरीका तो होगा इसी उनका वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा उस वेक्टर को प्रेजेंट करने का।
तो हमें यहाँ दिखाना है कि यदि इसका केवल यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो स्पेस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द सबसेट इन ए मोस्ट वन वे. सो वी कंसिडर टू एक्सप्रेशन ऑफ ए वेक्टर्स एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स. तो यहाँ पर हम किसी भी वेक्टर के ये सपोज कर रहे हैं कि दो तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट हैं. तो वो इस तरह से हैं कि लेट these two combinations for a vector any vector v c1 beta 1 plus c2 beta 2 plus cn beta n. This is equal to d1 beta 1 plus d2 beta 2 plus so on dn beta n. We are supposing that these two are expression for a vector. Then combining these we obtain this as c1 minus d1 beta 1 plus so on cn minus dn beta n equal to 0 holds. So asserting that each coefficient in the lower equation is 0 is the same. So from these, since the vectors beta 1, beta 2, beta n are linearly independent, therefore we obtain all the coefficients here 0, that is ci equal to di, and we can say that a linear combination of beta in a unique way. Next we define finite dimensional vector space. तो ए वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल इफ इट हैज ए बेसिस विथ ओनली फाइनाइटली मैनी वेक्टर्स. किसी भी एक सदिश समष्टि वी एफ को परिमित विमीय सदिश समष्टि कहते हैं यदि वी का एक ऐसा परिमित उपसमुच्चय एस विद्यमान हो कि वी बराबर एल एस, यानी कि ऐसा परिमित समुच्चय अपने को एस मिल जाता हो कि जो वी को स्पन कर देता हो. तो इसके ऊपर आधारित कुछ थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं, उनको हम देखते हैं. तो पहला प्रमेय कहलाता है एग्जिस्टेंस थ्योरम. तो एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस. तो प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का एक आधार अवश्य विद्यमान होता है. इसका हम प्रूफ इस तरह से देखते हैं कि मान लो वी एफ एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है. तो इसमें एक एस परिमित सदिशों का समुच्चय ऐसा होगा एस अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन, ऐसा होगा कि v बराबर एल एस. अब हम इस एस को से के आधार पे आधार बनाना चाहेंगे. तो सबसे पहले तो यदि इसमें जीरो है तो उसको हम हटा सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एस. अब अलग अलग कंडीशंस होगी कि पहली बात यदि S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S है जो V को भी स्पान कर रहा और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए ये V का एक आधार बन जाएगा. सेकंड पॉसिबिलिटी है कि यदि S लीनियरली डिपेंडेंट है तो अपने को एक ऐसा अवयव, इसका एलिमेंट मिलेगा अल्फा के, कि वो अपने पूर्ववर्ती सदस्य अवयवों के रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. ये जो प्रॉपर्टी है, गुण है, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट का होता है कि यदि कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उसमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा एलिमेंट जिसको पूर्ववर्ती अवयवों के रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. अर्थात ए के बराबर समेशन ए आई अल्फा आई. तो ए आई बिलोंग्स टू एफ एंड आई जो है यहाँ वेरी करेगा 1 से लेकर के अप टू k माइनस 1 तक. अब हम इसमें से एस में से ए के को हटा देंगे और शेष अवयवों का जो समुच्चय बनेगा उसको S1 से डिनोट कर रहे हैं. अर्थात S1 इक्वल टू एस माइनस ए के, यानी कि एस माइनस अल्फा के इक्वल टू अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1 एंड अल्फा एन. तो इस तरह से क्योंकि अल्फा के जो था वो इनका प्रीवियस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन था और एस वी को जनरेट कर रहा था, इसलिए S1 भी वी को जनरेट करेगा. तो अब अगेन दो पॉसिबिलिटी है कि यदि S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो ये V का आधार हो जाएगा, और यदि लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो पुनः ऊपर की तरह से एक ऐसा अल्फा ही अपने को वेक्टर मिलेगा जहाँ पर I ग्रेटर देन K है कि ये अपने पूर्ववर्ती अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. और हम पुनः वापस यहाँ से AI को हटा देंगे तो S2 सेट हमें मिलेगा जो भी V को स्पान करेगा. तो इस तरह से इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से
हमें ये मिलेगा कि या तो V का एक आधार प्राप्त हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि अंत में केवल एक अवयव समुच्चय प्राप्त हो। तो जो एक अवयव वाला समुच्चय होता है नॉन जीरो, तो वो भी एक तरह से लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो इस तरह से हमें कोई भी परिमित विमीय सदिश समष्टि है तो उसका एक आधार अवश्य विद्यमान होता है। नेक्स्ट थ्योरम है, दो बेसिस का कंपैरिजन है कि एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कोई भी एक परिमित विमीय सदिश समष्टि के किन्हीं भी दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम ये मान रहे हैं कि माना कि VF के दो परिमित सदिश समष्टि हैं, तो एक तो ले रहे हैं S1 और जिसमें ले रहे हैं वेक्टर α1 α2 एंड सो ऑन αm, तथा दूसरा ले रहे हैं S2 जिसमें β1 β2 βn वेक्टर हैं। एक में m वेक्टर हैं और एक में n वेक्टर हैं, और हम ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि m बराबर n, अर्थात इनमें सदिशों की संख्या समान है। तो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं क्योंकि V बराबर LS1 यानी कि S1 V को जनरेट कर रहा है और β1 बिलोंग्स टू V का अवयव है, तो इसलिए β1 को S1 के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक नया सेट कंसीडर कर रहे हैं S3 β1 यूनियन S1, और यानी कि β1 α1 α2 एंड αm। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा क्योंकि हमने देख रहे हैं कि β1 को बाकी सदिशों के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर S3 में क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एक ऐसा अवयव मिल जाएगा हमारे को αi जो β1 के बराबर नहीं है, तो उसको पूर्ववर्ती अवयवों के उस लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब S3 से αi को हटा दें तो नया समुच्चय हमारे को S4 मिल जाएगा इस तरह का β1 α1 α2 एंड सो ऑन αi-1 αi+1 एंड सो ऑन αm। तो ये भी एक V का जनक होगा। अब दोबारा हम इसी तरह का कार्य करेंगे, β2 एक वेक्टर लेंगे और जो V का अवयव है और S4 के अवयवों के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए S5 में β2 को इंसर्ट किया तो ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वापस हमें एक ऐसा अवयव मिलेगा जो उसके पूर्ववर्ती अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरह से हर एक बार हम एक बीटा को ऐड कर रहे हैं और एक अल्फ़ा को हटाते जा रहे हैं। तो ये क्रम जारी रखने पर हमें जो है दो पॉसिबिलिटी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार अवयवों अल्फ़ा का समुच्चय S1 अवयवों बीटा के समुच्चय S2 के पूर्व समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो S2 का एक प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय भी V का जनक होगा, जो S2 की लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का विरोधाभास होगा। अतः m इज नॉट लेस देन n। इसी प्रकार S1 की जगह S2 लें और S2 की जगह S1 लेने पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि n इज नॉट लेस देन m। अब समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त हो जाएगा m बराबर n, अर्थात दोनों आधारों में अवयवों की संख्या समान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि परिमित विमीय सदिश समष्टि के दो आधार हैं तो उन दोनों आधारों में अवयवों की संख्या समान रहती है। इसके बारे में और विस्तार से कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो मैं डॉक्टर R.P. सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्स। धन्यवाद।